नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जहरीली कफ सिरप मुद्दे पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा इस धंधे में शामिल हर कोई कोडीन भैया। खबर में आगे जिक्र होगा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता अमित मालवीय पर एफआईआर दर्ज, जनता को भड़काने का आरोप। आगे आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाया, नए काले कानून के खिलाफ लड़ने को प्रतिबद्ध, सोनिया गांधी का बयान। आगे जिक्र होगा कि बांग्लादेश में हिंदू युवक की मौत पर भड़की प्रियंका गांधी, कहा भारत सरकार को पड़ोसी देश में करना चाहिए हस्तक्षेप। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि जेफरी एप्स्टीन ने सीनियर अमेरिकी अधिकारी और पीएम मोदी के बीच मीटिंग कराई, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने किया यह दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जहरीली कफ सिरप मुद्दे पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा इस धंधे में शामिल हर कोई कोडीन भैया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। सत्र के पहले दिन शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के विधायकों ने एसआईआर और जहरीली कफ सिरप के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा मचाया। ऐसे में शनिवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कफ सिरप मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहरीली कफ सिरप मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि एक राज्य का मुख्यमंत्री झूठ बोलता है और उसके साथ खड़े लोग भी झूठ बोलते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में गैर कानूनी कफ सिरप का धंधा चल रहा है और इसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए है। वहीं दोस्तों, उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि यह एक इंटरनेशनल मामला है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं मांग करता हूं कि सभी माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाया जाए, कालीन भैया और कोडीन भैया पर बुलडोजर चलाया जाए। इस धंधे में शामिल हर कोई कोडीन भैया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि जो घटनाक्रम चल रहा है कोडीन को लेकर, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सरकार छिपा रही है। 36 जिलों में 118 से अधिक एफआईआर और यूपी में कफ सिरप का काला कारोबार चल रहा था। कई तस्वीरें दिखाई जा रही थी, तो अगर हम तस्वीरों को ही ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम के साथ भी है। मैं मजबूरी समझ सकता हूं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन बताया। इस बयान पर अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में सीएम योगी के बयान का जवाब दिया। सपा सांसद ने कहा कि धूल चेहरे पर आईना साफ करता रहा, अपना चेहरा न पोछा गया, आपसे आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में जानबूझकर सच्चाई छिपा रही है और कई असली माफियाओं को बचा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे साथ खड़ा होने वाला अगर माफिया है तो मेरी तस्वीर मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ भी है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर अही रेजिमेंट की बनाने की मांग दोहराई और उन्होंने कहा कि ये समुदाय के सैनिकों की बहादुरी और बलिदान के लिए एक सही श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने केंद्र से देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में और मिलिट्री स्कूल स्थापित करने का भी आग्रह किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता अमित मालवीय पर एफआईआर दर्ज, जनता को भड़काने का आरोप। जहां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन में भाजपा नेता और पार्टी की आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तृणमूल कांग्रेस नेता तन्मय घोष की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अमित मालवीय ने 19 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भड़काऊ पोस्ट किया और इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा पैदा हुआ है। टीएमसी के राज्य महासचिव और प्रवक्ता तन्मय घोष ने कहा कि इस पोस्ट से न सिर्फ समाज में तनाव फैल सकता है, बल्कि ये भारत की संप्रभुता के लिए भी गंभीर खतरा है। मालवीय की ये पोस्ट पश्चिम बंगाल सरकार, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीधा अपमान करती है। उनका कहना है कि इस तरह के बयानों से जनता को भड़काया जाता है और राजनीतिक माहौल खराब होता है। तन्मय घोष ने पुलिस से मांग की है कि अमित मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और अन्य लागू कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाया, नए काले कानून के खिलाफ लड़ने को प्रतिबद्ध, सोनिया गांधी का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है और करोड़ों किसानों, श्रमिकों एवं भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नए काले कानून के खिलाफ लड़ाई को प्रतिबद्ध है। सोनिया गांधी ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक संसद में पारित होने के बाद ये बात कही। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि आज भी मुझे याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तब
संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था, खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया बना। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। सोनिया गांधी ने दावा किया कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श के, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश में हिंदू युवक की मौत पर भड़की प्रियंका गांधी। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश एक बार फिर जल उठा है। एक साल बाद फिर ढाका सहित कई जिलों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है। मेमनसिंह शहर में एक कारखाने में काम करने वाले हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीटकर हत्या कर दी और उसके शव को आग लगा दी गई। इस घटना पर चिंता जताते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत सरकार को वहां के अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का संज्ञान लेना चाहिए और इस विषय को बांग्लादेशी सरकार के समक्ष मजबूती से उठाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बर्बरतापूर्ण हत्या का समाचार अत्यंत चिंताजनक है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश सरकार के समक्ष उनकी सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाना चाहिए। अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को एक बयान में मेमनसिंह शहर में हिंदू समुदाय के व्यक्ति की पीटकर हत्या किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जेफरी एप्स्टीन ने सीनियर अमेरिकी अधिकारी और पीएम मोदी के बीच मीटिंग कराई। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान का दावा। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि जेफरी एप्स्टीन ने एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बैठक की व्यवस्था करने के लिए मध्यस्थता की थी। पृथ्वीराज चौहान ने केंद्र सरकार से भी ये सवाल किया कि एप्स्टीन, जो बच्चों के यौन शोषण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अपराधों में शामिल था, उसका पीएम मोदी के बीच रिश्ते की असलियत क्या है। उनके इस बयान से देश की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है। अमेरिका में बच्चों के यौन शोषण के मामलों से जुड़ी एप्स्टीन की फाइलें सार्वजनिक हो गई हैं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने सनसनीखेज दावा किया है। एप्स्टीन के ईमेल में पीएम मोदी का नाम था। पृथ्वीराज चौहान ने आगे कहा कि हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस समय के सलाहकार स्टीव बैनन ने ईमेल के जरिए एप्स्टीन से कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। दोस्तों, चौहान के मुताबिक एप्स्टीन ने कहा कि वो मीटिंग अरेंज करने की कोशिश करेंगे। कुछ दिनों बाद एप्स्टीन ने बैनन को फिर से ईमेल किया और बताया कि मोदी मिलने के लिए तैयार हैं। एप्स्टीन की फाइलों से सामने आए मामले की और इशारा करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शांति विधेयक ट्रंप विधेयक है या अमेरिकी दबाव के सामने आत्मसमर्पण की परिणति है, जयराम रमेश का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने संसद के शीतकालीन सत्र में परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने वाले शांति विधेयक को पारित करने को परमाणु दायित्व से संबंधित नियमों पर अमेरिकी दबाव से जुड़ा करार दिया। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2026 के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के एक हिस्से में भारत का जिक्र है, जिसमें परमाणु दायित्व नियमों पर अमेरिका और भारत के बीच संयुक्त मूल्यांकन का उल्लेख किया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शांति विधेयक को लेकर सरकार की जल्दबाजी समझ आ गई है कि ये शांति विधेयक वास्तव में ट्रंप विधेयक है, जिसमें रिएक्टर उपयोग और प्रबंधन वादा अधिनियम है। इस कानून का उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है। उनका कहना था कि संसद में इसी हफ्ता पारित शांति विधेयक परमाणु क्षति में नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 के प्रमुख प्रावधानों को कमजोर करता है, जिससे सुरक्षा और दायित्व पर चिंताएं पैदा होती हैं। विपक्षी दलों ने विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि इस विधेयक प्रावधान सुरक्षा से समझौता करने वाले हैं और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाला है। इनका कहना था कि खासकर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के लिए इस विधेयक के प्रावधान
यही कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये विधेयक अमेरिकी दबाव के सामने आत्मसमर्पण की परिणति है। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। वाम मोर्चा के साथ गठबंधन के लिए 50-50 के फार्मूले की रखी शर्त। जी हाँ दोस्तों, बंगाल कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व को अकेले चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया क्योंकि वाम मोर्चा के साथ गठबंधन से कोई राजनीतिक फायदा नहीं है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन मौजूदा इकाई 50-50 के फार्मूले पर गठबंधन चाहती है। कांग्रेस 100 से 125 सीट पर गंभीरता से चुनाव लड़ना चाहती है और उसे 15 से 25 सीट जीतने की उम्मीद है। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व को अकेले चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। बंगाल कांग्रेस का कहना है कि वाम मोर्चा के साथ गठबंधन का कोई राजनीतिक फायदा नहीं है, इसीलिए अकेले लड़ना ही सबसे मुफीद है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी माकपा नेतृत्व वाले वामपंथी दलों की गठबंधन वाम मोर्चा के साथ समझौते के पक्ष में है। प्रदेश की मौजूदा इकाई का मानना है कि अगर नेतृत्व ये तय करे कि वाम मोर्चा के साथ गठबंधन हो तो 50-50 के फार्मूले पर हो। इससे पहले वाम मोर्चा के साथ गठबंधन 2-1 के अनुपात पर होता था, लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस आधे-आधे सीट पर लड़ना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस यहाँ पर 100 से 125 सीट पर चुनाव गंभीरता से लड़ना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 20 साल पुरानी मनरेगा योजना एक दिन में ध्वस्त, केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने सरकार पर जी राम जी विधेयक को लेकर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन विधेयक को एंटी स्टेट और एंटी विलेज करार दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि जी राम जी विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम का ही विकसित रूप है, जिसे यूपीए सरकार के समय में लाया गया था। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अधिकार आधारित और मांग आधारित गारंटी को दिल्ली से नियंत्रित होने वाली एक राष्ट्रीय योजना से नष्ट करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी मोदी सरकार के लाए इस विधेयक की कड़ी निंदा की। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि बीती रात 20 साल पुरानी मनरेगा योजना को मोदी सरकार ने एक दिन में ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि बीवी जी राम जी मनरेगा का पुनर्गठन नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने अधिकार आधारित और मांग प्रेरित गारंटी को ध्वस्त कर दिया है और इसे एक राशन योजना में बदल कर रख दिया है, जिसे अब दिल्ली से नियंत्रित किया जाएगा। इस योजना का प्रारूप एंटी स्टेट और एंटी विलेज है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया वोट चोरी का सबूत। साफ है बीजेपी और उसके सहयोगी दल वोट चोरी कर जीत रहे हैं चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी के मंत्री जीतन राम मांझी के बयान से बिहार समेत पूरे देश की राजनीति में हलचल मच गई है। उनके बयान को वोट चोरी का सबूत बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आरजेडी ने जीतन राम मांझी के बयान को वोट चोरी के सबूत के तौर पर जनता के सामने पेश किया और इस मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा है। यहाँ पर कांग्रेस ने जीतन राम मांझी का वीडियो बयान सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि वोट चोरी का सबूत। मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका एक कैंडिडेट बुरी तरह हार रहा था। फिर मोदी के मंत्री ने डीएम से सेटिंग की और हारते हुए कैंडिडेट को 2700 वोट से जितवा दिया गया। इस बार उस कैंडिडेट ने मंत्री से संपर्क नहीं किया, इसीलिए वो सेटिंग ना कर पाए और वो कैंडिडेट चुनाव हार गया। जानकारी के लिए डीएम ही चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं। आपको बता दें कि इस बयान से साफ है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इनके सहयोगी दल वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। ये लोग चुनाव आयोग के साथ सेटिंग करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वो कह रहे हैं कि एक सीट गलती से वो हार गए, अगर वो हमसे कहे हुए थे जैसे 2020 में उन्होंने हमसे कहा था हम हार रहे हैं, कोई उपाय है। उस समय वो 2700 वोट से हार रहे थे, हम प्रयास किए और वो जीत गए। 2025 में महज वो 1600 वोट से हारे हैं। दुर्भाग्य हमारा है, उनका क्या दिमाग हो गया, हमसे बात नहीं किए, सीधे मैदान छोड़कर भाग गए। जो साथी कलेक्टर जो 2020 में अभिषेक सिंह रहे वो त्रिपुरा में हैं अभी, उन्होंने टेलीफोन किया था, सर हम आपको 2700 वोट से पीछे थे तो जिता दिए। इस बार तो सिर्फ 1600 वोट का मामला था, जिता देने में क्या दिक्कत रही, हम भी माथा पीट लिए कि हमारे पास जानकारी होती तब ना। खैर, कहने का मतलब हम जो रात दिन जनता के काम से बैठे रहते हैं गया में,
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मगही में ये बयान दिया है और उनके इस बयान के बाद बिहार में बवाल मचा हुआ है। उसके बाद एक बार फिर वोट चोरी और धांधली का मुद्दा खड़ा हो गया है। गयाजी जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर प्रखंड के एक कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने यह बयान दिया है। हालांकि जीतन राम मांझी ने कहा है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार के खिलाफ महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत। AIMIM सपा नेता बोले माफी मांगे सीएम। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष दल और मुस्लिम संगठन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की और इस हरकत को अपमानजनक बताया और मुख्यमंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। यहाँ पर वहीं AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने हिजाब और बुर्के को मुस्लिम महिलाओं के सम्मान, गरिमा और इज्जत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिना शर्त माफी मांगने की उन्होंने मांग की। वहीं मुस्लिम समाज ने नीतीश कुमार के खिलाफ महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत की है। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि इस संबंध में वो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री को पत्र लिखकर इस बात का जिक्र करेंगे कि दोबारा इस तरीके की कृत्य किसी भी राज्य में ना हो। प्यारे खान ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने जो भी किया वो गलत किया। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक क्लियर नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास। इन सब चीजों के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी पर कांग्रेस का हमला। ये शीतकालीन सत्र नहीं, प्रदूषणकालीन सत्र था। सरकार वायु प्रदूषण पर चर्चा से भाग गई। जी दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार सुबह समाप्त हो गया, लेकिन दिल्ली और उत्तर भारत की गंभीर वायु प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो सकी। दिल्ली NCR में जहरीली हवा से लोग परेशान हैं और इस बीच कांग्रेस ने वायु प्रदूषण को लेकर सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वो विंटर सेशन नहीं, प्रदूषण सेशन था। मैं हैरान हो गया कि कल सरकार की ओर से सदन में जवाब दिया जाता है कि प्रदूषण और फेफड़ों की क्षति के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, प्रदूषण का फेफड़ों पर कोई असर नहीं है। यह आश्चर्यजनक बात है। ये कैसी सरकार है, किस दुनिया में रह रही है, किस सारे तथ्यों को नकार रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर दोस्तों उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि लोकसभा और राज्यसभा में इस पर बहस हो ताकि हम रचनात्मक सुझाव दे सकें। दुर्भाग्य से लोकसभा में ही सेशन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी गई। सरकार का यह बयान कि कांग्रेस की वजह से प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो पाई गलत है। मैं इसे पूरी तरह से खारिज करता हूँ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 19 दिसंबर को दिल्ली का औसत AQI 346 दर्ज किया गया। राजधानी में 14 इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया, जिससे हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। पटपड़गंज में AQI 470 रिकॉर्ड किया गया और धीमी हवाएं और घना कोहरा प्रदूषण को और ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव सुधारों पर तैयार कर रहे हैं दस्तावेज, निर्वाचन आयोग को जल्द सौंपेंगे, कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वो चुनाव सुधारों को लेकर दस्तावेज तैयार कर रही है और इसे जल्द ही निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि राज्यसभा में नेता सदन JP नड्डा ने चुनौती दी थी कि मुख्य विपक्षी दल आयोग को अपने सुझाव दें, तो ऐसे में इस चुनौती को स्वीकार किया गया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव सुधार को लेकर एक दस्तावेज तैयार कर रही है और इसे अगले 2-3 सप्ताह में इसे आयोग को पेश करेंगे। राज्यसभा में नेता सदन ने कह दिया कि हम लोग सुझाव नहीं पेश करते, हम उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। उनका कहना था हम अपने पहले की सिफारिशों को इस दस्तावेज में शामिल करेंगे। राहुल गांधी ने जो बिंदु उठाए हैं और कई अन्य सुझावों को इसमें समाहित किया जाएगा। रमेश ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा का यह बयान उचित नहीं है कि विपक्ष ने निर्वाचन आयोग को सुझाव नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद निर्वाचन आयोग को 3 बार पत्र लिख चुका हूं कि इंडिया गठबंधन के नेता वीवीपैट के मुद्दे पर मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलने का समय नहीं दिया गया। राज्यसभा में सदन के नेता नड्डा पिछले दिनों चुनाव सुधार पर हुई चर्चा के दौरान ये आरोप लगाया था उन्होंने कि कांग्रेस सहित विपक्ष EVM और मतदाता सूची का विशेष गहन निरीक्षण को लेकर काफी आरोप लगाता रहा है, लेकिन उनके कभी निर्वाचन आयोग को चुनाव सुधारों के बारे में कोई सुझाव उन्होंने नहीं दिया है, जिसको यहाँ पर
विरोध जिसका किया है जयराम रमेश ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जनरेगा कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगी, जी राम जी बिल पर बोली प्रियंका, ये गरीबों के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में पारित बीवी राम जी विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि ये विधेयक MGNREGA के भविष्य के लिए खतरा है। पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस विधेयक का विरोध करेंगे। इस विधेयक के साथ MG नरेगा आने वाले महीनों में समाप्त हो जाएगा। जैसे ही राज्यों पर बोझ पड़ेगा, ये योजना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये विधेयक गरीबों के खिलाफ है। प्रियंका ने आगे चिंता व्यक्त की कि ये विधेयक के लागू होने से राज्य सरकार पर अनावश्यक जिम्मेदारी आ जाएगी, जिससे देश भर के लाखों ग्रामीण परिवारों को सहारा देने वाली इस कल्याणकारी योजना को नुकसान पहुंच सकता है।